राकेश जी, आपने पिछली वीडियो में जो बात बताई तो उससे तो मैं और ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं उसी एक छोटी सी वीडियो से ही। तो आपने जो अनुभव बताया अपना शॉर्ट में आंदोलनों का, उसके विस्तार में मैं जाना चाहूँगा, पर उससे पहले एक मेरा ये सवाल है राकेश जी, क्या आपने भी कोई संगठन बना के काम किया, और किस तरीके से आप आगे बढ़े? क्या आपका ये यात्रा रही संगठन की? देखिए, एक दौर तो हमारा था, नौजवान थे तो जेपी आंदोलन और तमाम आंदोलन, स्थानीय आंदोलन भी बहुत सारे हैं। उन सब फिर बाद में किसान, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन में बड़ी हिस्सेदारी लेने के बाद एक तरह से पुनर्चिंतन की ओर हम बढ़ गए। और उस पुनर्चिंतन के करते हुए जब हम मुरादाबाद में केजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे, उस समय छात्रों से संपर्क करने के लिए अध्ययन मंडल चला के काम करते थे, और छात्र कैसे अच्छे अंकों से पास हों इसके लिए उनको तैयारी करवाते थे। इसी दौरान चूँकि बाबरी मस्जिद प्रकरण हो चुका था और भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम, अवर्ण सवर्ण, दलित और सवर्ण, ये झगड़े इतने मैदान में थे कि हम लोग अप्रासंगिक हो गए थे, क्योंकि हम भारत राष्ट्र की बात करते थे, भारत देश की बात करते थे। और राजनीति जिन चीज़ों की ओर मुड़ गई थी, तो उसमें हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हमारी कोई प्रासंगिकता बची भी है या नहीं। ऐसे समय में कुछ चिंतन लखनऊ में साथियों ने शुरू करा, जेपी मूवमेंट के साथियों ने। उसमें ये बात तय हुई कि विभिन्न आंदोलनों के, जेपी आंदोलन, अम्बेडकराइट आंदोलन, नक्सलाइट आंदोलन, इनके जो तमाम चिंतक लोग रहे हैं, वैचारिक लोग रहे हैं या कर्म योद्धा रहे हैं और घर निराश होकर बैठ गए हैं, उनसे एक संपर्क किया जाए और आपस में सोचा जाए कि भाई क्या करें हिंदुस्तान में, क्योंकि करने की पृष्ठभूमि बिगड़ गई थी। तब इस पे एक बात सोची गई कि भाई हिंदुस्तान में परिवर्तन के लिए अगर हम सब लोग मिलकर 3 कदम उठाएं, एक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा, दूसरा एक समाजवादी विश्वविद्यालय, और तीसरा एक युवा संगठन, तो इस पे एक सहमति बन गई। तो हालांकि हमारी राय थी कि पहले समाजवादी विश्वविद्यालय बनाया जाए जिसमें एक मॉडल हो समाजवाद को जीने का, और जो तमाम छात्र नौजवान देश भर से निकलेंगे वो वहाँ उस जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करें, जिससे भविष्य की लड़ाई में सामने आए और दुनिया की वैचारिक लड़ाई में वो यूनिवर्सिटी हिस्सा ले सके। जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ विभिन्न विचारों का केंद्र बन के दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैला देती है। यूरोप की हर यूनिवर्सिटी एक आइडियोलॉजी फैलाती है और उस पर उनके यहाँ काम भी होता है। तो ऐसी एक संकल्पना थी, लेकिन चूंकि वो बड़ा काम था और बाकी साथियों ने उतना उसमें उत्साह सहयोग नहीं दिया, तो वहाँ से एक परिणाम निकला कि भाई एक संगठन, युवा संगठन बनाने की कोशिश की जाए। वो संगठन बना युवा भारत। इस दौर में हम ये बात समझ चुके थे कि भारत में जो अब लड़ाई है वो डंकल प्रस्ताव के, गैट के आने के बाद, विश्व व्यापार संगठन के कंट्रोल में भारत आने के बाद, अब लड़ाई साम्राज्यवाद से है, विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई है। और उस विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई में भारत की राष्ट्रीय एकता चाहिए, भारतीय राष्ट्रवाद चाहिए। अगर भारतीय राष्ट्रवाद को लोग नहीं जिएंगे तो विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति नहीं हो सकती। तो भारतीय राष्ट्रवाद को जीने वाले नौजवानों का संगठन चाहिए। तो इस आधार पर एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था युवा भारत। अपने जीवन में मैं मानता हूँ कि वो, जैसे हम लोग कहते हैं भारत में कि अगर कोई सही चीज़ काम करते हो आप तो दैवीय सहयोग मिल जाता है, दैवीय सहयोग।
तो मेरे जीवन में युवा भारत का निर्माण एक दैवीय सहयोग से जुड़ा हुआ है। यानी मुझे नहीं पता था कि छात्रों के बीच कोई सीधा काम तो था नहीं संगठन बनाने का, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कॉलेज से कितने छात्र मेरे साथ जाने के लिए युवा भारत के कैंप में, जो फर्स्ट कैंप हो रहा था, उसमें तैयार हो गए। पहले एक मीटिंग हुई थी, तो मेरे एक छात्र थे जगदीश, उनको मैं लेके गया था बनारस मीटिंग में, जहाँ 40-50 नौजवान देश के इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक शिविर तय करा शोलापुर में करने का, महाराष्ट्र। तो जगदीश बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन कोई उनके अंदर ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि भाई देश बदल देना है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। नेट वेट उत्तीर्ण कर लिया था एमए में। तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि पता नहीं कितने लोग जाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि हमारे कॉलेज से 60 लड़के लड़कियां वहाँ जाने को मेरे साथ तैयार हो गए, और बिलारी में केवल 1-2 नौजवान हमारे संपर्क में थे जो थोड़ा सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे या हमारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनसे हमने कहा, तो उनसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने जब जा रहे थे प्लेटफार्म पे 60 टिकट बनवाए छात्रों के हिसाब से, और जब देखा तो मालूम पड़ा बिलारी से भी 40 लड़के आ गए। तो हम 100 लोग बिलारी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ चले, और 60 टिकट थे हमारे पास कर्नाटक एक्सप्रेस में रिजर्वेशन में। यहाँ से पैसेंजर से गए, पुरानी दिल्ली पहुँच गए, नई दिल्ली पहुँचना था, बड़े कश्मकश में रहे, इतने लोगों को नियंत्रण करना, लेके चलना। फिर एक ट्रेन आई लोकल, उसमें बैठ के कर्नाटक एक्सप्रेस में पहुँचे, और तो वो चलने के लिए सीटी दे रही थी, तो केवल इतना ही कह पाया, भाई जिसको जहाँ मिले चढ़ जाओ। तो ये भी धुकर पुकर हो रही थी कि पता नहीं कोई छूट जाए, कॉलेज से बच्चे आए हैं कि क्या हो जाएगा। लेकिन जब अंदर घूमे सारे कमरों में तो सब लड़के मिल गए। 60 टिकट हमारे पास थे, 100 लोग उसमें एडजस्ट कर दिए गए। बाद में उस ट्रेन में और लोग चढ़ते चले गए, और ये कैंप जिसमें 100 नौजवानों की व्यवस्था की थी वहाँ के महाराष्ट्र के साथी ने, विलास सोनवने ने, वहाँ 500 छात्र छात्राएँ पहुँचे। इसमें अक्षय, जो एक बड़े त्याग करने वाले नौजवान थे, साधारण ढंग से रह रहे थे, कुछ अच्छा काम कर रहे थे उड़ीसा में, वो 30-40 नौजवानों को लेके आ गए। उनके साथ एक अमित थे, उन्होंने कॉलेज में संपर्क करके वहाँ की लड़कियों को मोबिलाइज़ किया, वहाँ का मैनेजर सहयोग दिया मैनेजर ने, तो 70-80 लड़कियों को लेके वो एक बस में वहाँ पहुँच गए। महाराष्ट्र के साथी फिरोज थे, उन्होंने भी कुछ स्कूलों से संपर्क करा, लगभग 100 लोग लेके वो लोग वहाँ पहुँच गए। राजस्थान से हमारे साथियों ने 20-25 लोग भेजे, तो कुल मिला के 500 लड़के लड़कियाँ जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम भी सबको एक दूसरे को नहीं जानते थे। 5 दिन वो वहाँ साथ रहे, और वो कैंप ऐसा हुआ कि उसमें लड़कों के कुछ भाषण सुनने के बाद हमें ये आशा हो गई कि ये टीम देश में कुछ कर देगी। हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि भाई युवा भारत बनाया जाएगा। युवा भारत वहाँ घोषित हो गया, उसके संयोजक बनाए गए, और पहले एक संयोजक की बात थी, लेकिन कुल मिला के चर्चा के बाद 7 संयोजक उसके बनाए गए, और युवा भारत संगठन चल पड़ा। ये युवा भारत संगठन लगभग 5 वर्ष तक भारत की राजनीति में इसने अपनी दखलंदाजी की और बड़े बड़े काम किए, और संगठन हमने इसी दृष्टिकोण से बनाया था कि बड़े काम करने हैं नौजवानों को। तो अब सोचोगे बड़े काम क्या थे, तो सबसे पहला बड़ा काम किया गया गुजरात। गुजरात में जब दंगा हुआ, कोई जाने को तैयार नहीं था गुजरात, तो सबसे पहले हम लोगों की टीम ने प्लानिंग करके युवा भारत के नौजवान और संवाद प्रक्रिया की ओर से अनिल प्रकाश और विलास सोनवने, कुलदीप नैयर की मदद से वहाँ जाके एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में वो 2-4 दिन रहे, और उस मीटिंग में लास्ट में मेधा पाटकर आई, उन पे हमला हुआ, बीजेपी वालों ने करा।
इस उठापटक से मल्लिका साराभाई के घर पे वो हमारे साथ थी तो उस पर हमला करा गया, लेकिन मेधा और मल्लिका साराभाई पे हमला होने के बाद देश की जड़ता टूट गई और फिर सोनिया गांधी ने वहाँ जाने का प्रोग्राम कांग्रेस के लोग बनाने लगे। तो एक ऐसा स्टेप था युवा भारत का अपने जन्म के साथ ही, जिसने अपनी एक क्रांतिकारी भूमिका गुजरात में निभा दी थी जन्म के साथ। दूसरी घटना है इराक में अमेरिकन हमला। तो उसके लिए दिल्ली में रह के युवा भारत ने लगातार गोष्ठियाँ करी और इस तरह के कार्यक्रम करे कि सब पार्टियां भी लग गई इराक का विरोध करने में। और आप समझिए कि मुरादाबाद जैसी जगह पे हमारे यहाँ लाखों लोगों की मीटिंग हुई अमेरिका के विरोध में। और इतना ही नहीं, युवा भारत की एक टीम 9-10 नौजवानों की इराक भेजने का पूरा प्लानिंग बनाने में हम कामयाब रहे। अब इसका विस्तार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे नौजवान सीरिया के बॉर्डर से इराक में घुसते, ये पूरी व्यवस्था हमने कर दी थी। लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था उससे 2 दिन पहले ही सद्दाम हुसैन ने सरेंडर कर दिया और हमारे नौजवान नहीं जा पाए। लेकिन दिल्ली में हमने इस प्रश्न पे इतनी गोष्ठियाँ और जागरण किया, पूरे देश में इस पर माहौल बनाया और अपनी एक पत्रिका निकालनी शुरू करी थी। उसमें भी लगातार इराक वार पे एंटी अमेरिकन चेतना का निर्माण। तो ये दूसरा बड़ा काम था जिसमें लोगों ने युवा भारत को देखा देश के अंदर कि भाई नौजवान ये काम कर। तीसरी घटना, एक सही वक्त पे सही निर्णय लेते हुए मणिपुर का जो आंदोलन था, तो मणिपुर की औरतों ने जब नग्न होकर प्रदर्शन करा और मणिपुर के द्वारा पूरा देश हिल गया कि सैनिकों के अत्याचार वहाँ इस तरह से होते हैं, तो युवा भारत ने तुरंत निर्णय लिया उनकी सपोर्ट का। फिर एक दिन न्यूज़ पड़ी कि भाई मणिपुर का प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता के लिए दिल्ली आ रहा है। तो हमने उसी के साथ गांधी पीस फाउंडेशन में मणिपुर आंदोलन के समर्थन की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी और उसमें कुलदीप नैयर जी और कई लोग, इस तरह के प्रसिद्ध लोग बुलाए गए। तो हम सुबह सुबह जब उन औरतों से मिलने पहुंचे, मणिपुर की जो ठहरी हुई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, सुबह उनकी मीटिंग थी, उससे पहले हम पहुंच गए, हमने उनसे बात करी। तो हमने उनसे कहा कि आप दिल्ली में हमारी क्या मदद चाहते हो। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा हम कुलदीप नैयर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कुलदीप नैयर ही ऐसे लेखक थे जो उनकी आवाज़ उठाते रहे थे और बहुत बड़ा नाम था कुलदीप नैयर का। तो हमने कहा कुलदीप नैयर शाम को हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, आप लोग सब आइए। तो मणिपुर की पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारी मीटिंग में आया, कुलदीप नैयर भी थे, उनके साथ एसोसिएशन बना और मणिपुर के नौजवानों को फिर हमने 4-5 को बुलाया। उनके साथ युवा भारत के नौजवानों ने देश भर में मीटिंग मणिपुर के आंदोलन के समर्थन में करी और उस समर्थन से मणिपुर का समर्थन करने वाले की 2 तरह की फोर्सेस थी। एक वो लोग समर्थन कर रहे थे जो मणिपुर को अलगाववाद में ले जाना चाहते थे और एक युवा भारत सपोर्ट कर रहा था जो मणिपुर आंदोलन को राष्ट्रवाद की धारा के अंदर रखना चाहता था भारत के रूप में। तो उसके तौर पे जो अलगाववादी संगठन थे जो उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की बात करते थे, उनसे भी हमारी बहसें हुई, विरोध हुआ। लेकिन हमें इस बात की खुशी रही कि मणिपुर आंदोलन की जो नौजवान थे उनका रिश्ता युवा भारत से ज़्यादा अच्छा बना। और फिर मणिपुर आंदोलन के बाद जब उन्होंने बड़ी मीटिंग करी तो उस मीटिंग में डॉक्टर मीनाक्षी हमारी तरफ से, अनिल प्रकाश यहाँ से गए, कुछ नौजवान भी साथ गए, तो सबसे ज़्यादा वेलकम उनका हुआ, मंच पे सम्मान हुआ और उन्हें माना गया कि हमने उनकी आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाया। तो युवा भारत अपने जन्म से लगातार इस तरह के स्टेप उठा के बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट कर रहा था, जिससे पूरे देश का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। अब इसी तरह की एक चुनौती और आई कि मुंबई रेसिस्टेंस,
WSF के रूप में विश्व की इम्प्रेस ताकतें, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व व्यापार संगठन के बाद ये सब चलेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नीति बनेगी और सब देश उसका पालन करेंगे। ऐसे वर्ल्ड सोशल फोरम, सामाजिक काम दुनिया में कौन से करे जाएंगे जिनको वो इम्पीरियलिस्ट पैसा देंगे, उसका निर्धारण भी हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम के माध्यम से। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग की गई बम्बई में, और देखिए साहब इतना पैसा आया कि वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई और वर्ल्ड सोशल फोरम का विरोध करने के लिए भी पैसा, और उन जो दूसरे हैं उनका भी विरोध करने के लिए पैसा। तो यानी एक तरह से नीति ये हो गई कि बम्बई में पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को जुटा दिया जाए। तो कई मीटिंगें होने लगी मुंबई में, वर्ल्ड सोशल फोरम भी और कई मीटिंगें, कई मंच लगे। लेकिन उसी में जो मुंबई रेसिस्टेंस था, चूंकि उसमें माओवादियों का एक खुला संगठन RDF उसको लीड कर रहा था, इसलिए उसकी पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो RDF के लोगों ने हमारे युवा संवाद के पत्रकार से भी एक बार उनसे कांटेक्ट करा और उनके कहने पे हम उनसे वार्ता करने गए, और उनसे वार्ता में हमारी सहमति बनी। फिर मालूम पड़ा कि डॉक्टर BD शर्मा, जो देश के एक बड़े विद्वान थे और IAS थे और गृह मंत्रालय में भी रह चुके थे, और अब भारत में भारत जन आंदोलन बना के काम कर रहे थे, उनसे हमारा अच्छा रिश्ता था। उनसे बात होने में उन्होंने कहा कि मैं मुंबई रेसिस्टेंस में रहूँगा और युवा भारत भी रहे, आप लोग रहो इसमें मुंबई रेसिस्टेंस में। WSF तो साम्राज्यवाद का अपना नाटक है, लेकिन इसे कुछ बनाया जा सकता है, तो मुंबई रेसिस्टेंस में हम रहे। अब मुंबई रेसिस्टेंस में भी जो लिखित ड्राफ्ट आया था वो भी डिजाइनिंग इम्पीरियलिस्ट की थी। तो उस डिजाइनिंग को हमने बहस करके बदल दिया, और कुल मिला के MR, कई घटनाक्रम हुए, लंबी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन MR ने एक क्रांतिकारी माहौल बन गया जिसमें 30-40 हज़ार लोग जो है वो इकट्ठे हुए, और बहुत क्रांतिकारी माहौल जिसका अंतिम दिन हमेशा याद रहेगा। पहला दिन भी याद रहेगा जब तमाम जनता के सामने भगत सिंह की मूर्ति को, भगत सिंह के फोटो को अनावृत करते हुए देश के नेतृत्व को प्रस्तुत करा गया, और युवा भारत की तरफ से फिरोज मीठी गोरवाला ने और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की तरफ से वहाँ के लोगों ने, कई संगठनों के लोग थे, उन्होंने अनावृत किया भगत सिंह की मूर्ति को, पूरा हाल गूंज गया। और उसके अंत में भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्तियाँ लगा के डॉक्टर BD शर्मा जैसे लोग अपने कंधे पे वो मूर्ति लेके घूम रहे हैं, और मशालें जल रही हैं, और पूरे हॉल में लगातार लोग जा रहे हैं, हॉल के बाहर मैदान में परिक्रमा कर रहे हैं, और क्रांतिकारी नारे लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे क्रांति करने के लिए तमाम दीवाने लोग चल पड़े हैं। और शिव कुमार मिश्रा, जो नक्सलाइट आंदोलन में CPM के सेंट्रल कमेटी के मेंबर होकर गए थे और बड़े लीडर माने जाते थे, बूढ़े थे, अब कुछ कर नहीं रहे थे इस समय, लेकिन वो भी जोश में। तो BD शर्मा और शिव कुमार मिश्रा आगे आगे चल रहे थे जोश में, उनके पीछे तमाम लोग थे। तो उस नेतृत्व में युवा भारत के नौजवानों ने ये करके दिखाया कि हमने तो उनकी नीति बदल दी, तरीके बदल दिए, और युवा भारत के नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि इस देश में नेतृत्व करने वाले नौजवान वही हैं। हमारे 50 नौजवान उन 50,000 लोगों के नेता बन गए। बड़ी घटना हो गई। और इसमें हमने आज़ाद पार्क में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए, आज़ाद पार्क में जो मूर्ति है जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, वहाँ पे मीटिंग करने की बात कही। सरकार ने रोकने का पूरा कोशिश किया, हम लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए, फिर सरकार को झुकना पड़ा बहुत रस्साकशी के बाद। फिर ट्रेनें हमें दी गई, जिन ट्रेनों की मदद से हम आज़ाद पार्क पहुँचे, और आज़ाद पार्क में एक शानदार मीटिंग हुई जिसमें इजराइल का झंडा भी जलाया गया फ़िलिस्तीनी युद्ध का समर्थन करते हुए, और शिव कुमार मिश्रा द्वारा और BD शर्मा के द्वारा 1942 के आंदोलन के लिए जो प्रतीकात्मक वहाँ पे लगा हुआ है स्तंभ, वहाँ जाके फूल समर्पित किए गए, और बढ़िया मीटिंग। ये एक बड़ा क्रांतिकारी काम था।
था। इससे अमेरिका तक हिल गया। उसके बाद माओवादी संगठन माना गया उसे, माओवादियों को आतंकवादी घोषित किया गया, और उसके बाद हमारे युवा भारत पे भी संकट आ गया। उसे तोड़ने के लिए विभिन्न एजेंसियां इस तरह से सक्रिय हो गई कि वो अल्टीमेटली युवा भारत संगठन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये हमारा एक सचेतन प्रयास था, जिसको संगठन को हमने बनाया, और भी उसने ऐसे बहुत से काम करे थे। राष्ट्र निर्माण अभियान बनाया था, गांधीवादियों को सब जोड़ा था कि पूरे देश में नौजवान नेतृत्व में आ गया था। यानी जो जेपी कहते थे कि अंडर 30 नौजवान जो है वो देश का नेतृत्व करें, तो वो अंडर 30 हमारे युवा भारत के नौजवान, जिनके पीछे हम लोग खड़े थे, संवाद प्रक्रिया के लोग, वो उस अवस्था में पहुंचते जा रहे थे कि पूरे देश में जितने भी जन आंदोलन चल रहे हैं वो उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इस ऊंचाई से हम लोगों को जब गिराया गया तो हमने भरसक कोशिश करी अपनी जितनी ताकत थी कि युवा भारत को बचाया जाए, लेकिन अंततः वो बिखर गया और तमाम लोग निराश हो गए और बह गए। युवा भारत का संगठन खत्म हो गया। तो हमारा सचेतन सबसे बड़ा प्रयास युवा भारत संगठन था, और उस समय हम में ताकत थी उस संगठन को बनाने की। अब हमें इतनी कोई ताकत बची नहीं है कि हम इस तरह के संगठन का निर्माण कर सकें। इसलिए लेखन के द्वारा उन बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं बस। ये मुंबई रेजिस्टेंस कौन से साल में हुआ था राकेश जी? करीब 2000 नहीं 3-4 में हुआ होगा। 4 में 2004 में शायद। वो मैं बता दूंगा देख के। 2004 में ठीक। 2004 में जो गनमा कराया था हमने,